हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रदेश क्या है, प्रदेश को के प्रकार क्या हैं, प्रदेश को विभाजन की क्या प्रक्रिया है, और देखेंगे कि प्रदेश को किस आधार पर बांटा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रदेश क्या है। व्हाट इज़ रीजन। प्रदेश का अर्थ है वह क्षेत्रीय इकाई जहाँ समरूपता केंद्र की ओर अधिक और विषमताएं परिधि क्षेत्र की तरफ वृद्धि करती हैं। सिंपली यदि हम देखें कि प्रदेश कोई भी रीजन है, उसमें यदि हम प्रदेश को देखना चाहें, जैसे कोई एक ए रीजन है, इसमें हमने एक तत्व लेंगे या एक से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, उस आधार पर ऐसे प्रदेशों का सीमांकन करते हैं और उस तत्व की प्रधानता उस पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है और दूसरा क्षेत्र है वो अपने पड़ोस के क्षेत्र से अलग होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस आधार पर प्रदेश बांटे जाते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और पहला जो डेफिनेशन है वो है, उसका अर्थ ये है कि यहाँ सेंटर में उस तत्व की समानता ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम परिधि की तरफ जाएंगे, इस सीमा पर इसकी समानता, सीमा की ओर इसकी समानता घटती जाती है। प्रदेश एक या अधिक तत्वों और लक्षणों की एक रूपता होती है, जिस तत्व या लक्षण के आधार पर वह सीमांकित किया जाता है। ये ही हमने डिस्कस किया था कि प्रदेश का सीमांकन है वो एक या एक से अधिक तत्वों के आधार पर किया जाता है और उसकी उस क्षेत्र तक, जहाँ तक उसकी सीमा है, उस क्षेत्र तक उसकी एक रूपता और समरूपता मिलती है। सेंटर में एक समानता ज़्यादा मिलेगी और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे समानता कम होने लगती है। प्रदेश शुद्ध अस्तित्व वाले होते हैं, जिनमें प्रत्येक अपने पड़ोसी से प्राकृतिक और सामाजिक विविधता दोनों को व्यक्त करता है। यह हमने डिस्कस किया था कि समानता लिए होते हैं और इनका खुद का अस्तित्व होता है, और जो पड़ोस का जो क्षेत्र है उससे ये प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तरह से भिन्न होते हैं। और जो भी हम फैक्टर जिस आधार पर उसको चुनते हैं, उस आधार पर ये उनसे भिन्न होते हैं। एक एग्जाम्पल, यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि कोपेन ने, आपने फर्स्ट ईयर में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा। उसमें कोपेन ने पूरे विश्व को की जलवायु का वर्गीकरण किया था। उसमें इंडिया का विभाजन भी है और उन्होंने इस तरह से भारत को जलवायु क्षेत्रों में बांटा था, जलवायु प्रदेश जो थे। और उसके लिए उन्होंने 2 तत्व लिए थे जो मेनली थे तापमान और वर्षा, और उस आधार पर पूरे इंडिया को इतने जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। अब कहने का अभिप्राय ये है कि ये CWG है वो एक प्रदेश है और ये दूसरा प्रदेश है BSHW, BWHW। अब ई प्रदेश का विभाजन यहाँ तक है, अर्थात ई प्रदेश में जिस तरह का तापमान और वर्षा मिलती है, उस समान तापमान और वर्षा वाले क्षेत्र का विस्तार यहाँ तक है। इसीलिए इस क्षेत्र को कश्मीर और उत्तराखंड का इतने क्षेत्र तक बांटा हुआ है। CWG में जो समानता थी जिस तत्व की, और उसका विस्तार जहाँ जहाँ तक मिला, यानी CWG में माना हमने कि 18 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहता है या एक पर्टिकुलर इतना वर्षा रहती है, तो वैसी वर्षा और वैसा तापमान जिन जिन क्षेत्रों में था वहाँ तक हमने CWG का प्रदेश बांट दिया। और जहाँ पर ज़्यादा बरसात थी और तापमान भी ऊंचा था, वहाँ पर जिन जिन क्षेत्रों तक वो प्रदेश मिला उसे हमने AMW क्षेत्र तक बांट दिया। दूसरा तत्व की विशेषता थी कि प्रदेश की विशेषता थी कि प्रदेश अपने पड़ोसी जो प्रदेश है उससे भिन्न होता है। बिल्कुल AW AMW से भिन्नता लिए होगा, AW CWG से भिन्नता लिए होगा। और इसे और भी यदि लेमन लैंग्वेज में समझें, आसान लैंग्वेज में, तो हमारे जो इंडिया के जो राज्य हैं उनका निर्माण भी भाषा के आधार पर हुआ है, राज्यों का निर्माण। तो आप देख सकेंगे कि ये जो सीमा हमारी प्रशासनिक सीमा है वो भाषा के आधार पर बांटी गई है, कि जैसे राजस्थानी बोलने वाले तो राजस्थान बना दिया गया और गुजराती से ये भिन्न हो गया।
तो ये भी एक प्रशासनिक प्रदेश है, इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रदेश है और वो अपने पड़ोस के प्रदेश से किस आधार पर भिन्न है, जिस आधार पर वह क्षेत्र चुना गया है। प्रदेशों का रीजनलाइजेशन हम देखा ना, प्रादेशिकरण जिस तत्व के एक तत्व के आधार पे भी किया जा सकता है, जैसे इसमें भाषा के आधार पे किया है ये तत्व वो, और इस तत्व की समानता यहाँ मिलती है क्योंकि सभी लोग राजस्थानी बोलते हैं और ये सभी लोग गुजराती बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो तापमान और वर्षा थी वो इस क्षेत्र में नहीं है क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है और ये अति शुष्क क्षेत्र है, तो वो अपने पड़ोस के देश से इस प्रकार प्रदेश से इस प्रकार भिन्न हो गया। कहने का मतलब है कोई भी रीजन है उसका रीजनलाइजेशन है, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। रीजन यानी प्रदेश, प्रदेश का विभाजन कोई रीजन के आधार पे होना चाहिए, यानी कोई कारण होना चाहिए। ऐसे ही हम प्रदेश को नहीं बांटते हैं। देयर शुड बी एनी रीजन, ये रीजन वो कारण वाला और दूसरा है रीजन जो प्रदेश का, जो आप प्रदेश यहाँ देख रहे हो वो रीजन की स्पेलिंग REGION होती। और ये रीजनलाइजेशन प्रादेशिकरण, इनको रीजन्स में बांट देना, किसी क्षेत्र को प्रदेशों में बांट देना प्रादेशिकरण कहलाता है, रीजनलाइजेशन। तो रीजनलाइजेशन जो है वो किसी रीजन के बेस पे होना चाहिए, जैसे यहाँ भाषा के आधार पे बनाया है। ऐसे ही यदि हम एग्रीकल्चर रीजन देखें, कृषि का प्रादेशिकरण आप पढ़ेंगे, MM में आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर रीजन यानी कृषि प्रदेशों को बांटा हुआ है। तो यहाँ तत्व क्या था, फसल, कि फसल के आधार पे पूरे इंडिया को हमने बांट दिया। और फसल जो जो इम्पोर्टेंट फसलें थी, जैसे कोई एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि राइस, जूट और टी रीजन है, तो वह ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये तीनों ही फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं और यहाँ पर दूसरी फसलें का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ गेहूँ और गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये जो जो क्षेत्र गेहूँ गन्ना वाला था उसका प्रादेशिकरण कर दिया गया और ये इससे और इस पूरे क्षेत्र में ये समानता लिए हुए है। इन पूरे क्षेत्र में गेहूँ और गन्ना ज़्यादा बोया जाता है, उगाया जाता है और ये अपने पड़ोसी क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। ये जो क्षेत्र है इसमें इस तत्व की समानता है, इस आधार पर प्रदेश कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रदेशों के प्रकार क्या हैं। पहले एक बार प्रदेश की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रदेश 3 डायमेंशनल होते हैं, बिल्कुल सही है। ये पिछली स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई तो है ही, साथ में इसका गुण भी है। गुण ये है कि यहाँ एक पर्टिकुलर रेनफॉल और वर्षा और तापमान का अलग कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल इससे अलग है, ये इससे अलग है। इस आधार पे 3 डायमेंशनल है, 3 चीज़ें हैं इसमें। सहसंगत तत्वों का समंजन है। सहसंगत तत्व अर्थात जिस आधार पर बांटा है उस तत्व के आधार पे, जैसे जिसमें जूट और चाय और उसका कॉम्बिनेशन था, तो उस पूरे क्षेत्र में उन फसलों की समानता मिलेगी, वही फसलें उगाई जाती हैं। ये एक डिफरेंट एरिया है, बिल्कुल एक प्रदेश दूसरे से बिल्कुल अनूठा होता है। प्रदेश के गुण उस क्षेत्र की भौतिक, पुरातात्विक और इतिहास आदि से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। जैसे अब आप एक उदाहरण देखें कि राजस्थान में आप कोई भी प्रादेशिकरण आपका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे भौतिक विभाजन आप देख लें तो ये वेस्टर्न राजस्थान है और अरावली इसके यहाँ से अरावली है। तो अरावली का आज यहाँ पर्वत है और इसका दिन पर दिन अपर्दन हो रहा है और इसके कारण इसकी हाइट कम होती जा रही। हो सकता है ये भी एक दिन एक पूर्वी मैदान की तरह बन जाए कई सालों बाद में ये कट कर। तो यहाँ की भौतिक और इतिहास हो सकता है आने वाले टाइम में ये पूर्वी मैदान के साथ ही मिल जाए, ये दोनों ही मैदान बन जाएं और एक पूरा ये क्षेत्र हो जाए, ये पूरा मैदान हो जाए पूर्वी मैदान की बजाय। तो इतिहास भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी प्रदेश को बनाने में। उसकी पुरातात्विक और भौतिक विशेषताएं हैं वो उसको प्रभावित करती हैं। प्रदेश की परिभाषा उसके उस गुण या लक्षण से की जाती है जिसकी उस क्षेत्र में विशेषता होती है। बिल्कुल जिस आधार पे ये सीमांकन किया गया है उसके भौतिक आधार पर जैसे किया गया है तो उसकी विशेषताएं उसमें परिलक्षित होती हैं। प्रदेश की सीमाएं मुख्यतः संक्रमण क्षेत्र होती हैं क्योंकि भौगोलिक परिघटनाओं के संक्रमण क्षेत्र होते हैं। यह सीमा रेखांकित रूप से भी प्राप्त हो सकती है। इस लाइन का अर्थ ये, जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में यदि हम प्रादेशिकरण, एक लास्ट वीडियो हमने बनाया भी था अफ्रीका के
पे लेक्चर था अफ्रीका के, आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, कि अफ्रीका का फिजिकल फीचर्स हमने पढ़े थे। उसमें ये पार्ट जो था वो सहारा का मरुस्थल है, और इसके बीच में ये वाला जो चित्र है वो वर्षा वन है। थोड़ा सा और वाइड कर लीजिए इसको। तो इस आधार पर प्रादेशिकरण हम देखें यहाँ का, तो ये जो प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश है और ये बहुत ज़्यादा वर्षा वाला प्रदेश है। अब इसके बीच में जो क्षेत्र है वो सवाना वाला क्षेत्र है, ये वाला। अब इस सवाना में मरुस्थल की विशेषताएं भी मिलेंगी आपको इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में इस सीमा पर आपको वर्षा, अत्यधिक वर्षा वाले या नम जलवायु वाली विशेषता भी मिलेगी। तो क्लियरली हम नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र तक शुष्कता है और इस क्षेत्र तक आर्द्रता है। बीच में एक संक्रमण क्षेत्र भी होता है, कभी कभी इसे इकोटोन भी कहते हैं। और हालांकि कभी कभी प्रशासनिक सीमा खींचकर सीधा सीधा प्रादेशिकरण कर दिया जाता है, लेकिन प्रदेशों में, दो प्रदेशों के बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है। इसीलिए हमने शुरू में भी पढ़ा था कि कोई भी प्रदेश है उसके सेंटर में उस प्रदेश की जो जिस तत्व के आधार पे उसको बांटा है उसकी समानता ज़्यादा मिलती है, बाहर की तरफ वो समानता कम होने लगती है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर शुष्कता थोड़ी कम होगी, सेंटर में उस तत्व की प्रधानता ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि उसके पड़ोस में दूसरा क्षेत्र आने लगता है तो वो भी, उसकी विशेषताएं भी इस सीमा तक आने लगती हैं। प्रदेश की संकल्पना को दो आधार पर विश्लेषित किया जाता है, एक तो है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो विश्लेषण है उसमें, सब्जेक्टिव विश्लेषण में आप देख सकते हैं कि विषयपरक जो है सब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी चीज़, वो आप आगे भी देखेंगे कि हम परपेचुअल रीजन पढ़ाएंगे, उसमें आप देखना कि वस्तुपरक है वो आंकड़ों पर आधारित है, और विषय परक जो है उसमें सब्जेक्टिविटी है थोड़ी, वो पूर्णतः आंकड़ों पर आधारित नहीं है। इस आधार पर विश्लेषण किया जाता है प्रदेशों का। प्रदेश के यदि हम प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ रीजन्स, तो ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, और हमने फर्दर उसको क्लासीफाई और कर दिया है काल्पनिक और संस्थागत बना करके। वैसे हम देखें तो 3 प्रकार के रीजन होते हैं। प्रकार्यात्मक रीजन, जिसे फंक्शनल रीजन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरे हैं हमारे औपचारिक रीजन, फॉर्मल रीजन। जो हमने पीछे उदाहरण पढ़े वो सभी औपचारिक रीजन के थे, फॉर्मल रीजन के। और तीसरा है हमारा परपेचुअल रीजन, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। और ये दोनों ही काल्पनिक रीजन है, और इसे हम, जैसे परपेचुअल रीजन में हम देखेंगे या औपचारिक रीजन में, इसे हम, ये डिपेंड करता है कि हम उसका प्रादेशिकरण किस आधार पे कर रहे हैं। उसमें सब्जेक्टिविटी का पुट ज़्यादा होता है, वस्तुनिष्ठता कम होती है, और संस्थागत जो है उसमें फंक्शनलिटी देखते हैं हम। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन है या नेटवर्क का है, मोबाइल नेटवर्क का, वो आप आगे स्लाइड में पढ़ेंगे तब इस चीज़ को समझ सकेंगे। फॉर्मल रीजन, सबसे पहला हम देखते हैं कि फॉर्मल रीजन क्या है। तो जो हमने कृषि का उदाहरण देखा या कोपेन का उदाहरण देखा, वो सभी फॉर्मल रीजन के उदाहरण थे। ये एक एरिया होता है जिसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है किसी एक तत्व की या बहुत से तत्वों की। जैसे ये फर्स्ट हम देख लेते हैं दोबारा से, ये वाला, ये फॉर्मल रीजन के उदाहरण है। जैसे यहाँ एक तत्व जिस आधार पर ये बांटा गया है उस तत्व की प्रधानता है और वो दूसरे से अलग है। इसमें किसी, जिस आधार पर, तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर बांटा है, लेकिन यहाँ के तापमान और वर्षा के दोनों में डिफरेंस है। और ये भी फॉर्मल का उदाहरण है, ये भी, दोनों ही फॉर्मल के उदाहरण हैं। किसी एक या एक से अधिक तत्वों के आधार पर इनका प्रादेशिकरण किया गया है, और उस तत्व की जहाँ जहाँ तक उस एक प्रदेश की सीमा है वहाँ तक उसकी समानता मिलती है। जैसे यहाँ बांटा गया है कि एक प्रदेश है उसको व्हीट प्रदेश बोला है, गेहूँ प्रदेश, दूसरा मक्का प्रदेश और तीसरा सोयाबीन प्रदेश। अर्थात जहाँ जहाँ तक, जैसे सिंपली स्टार्टिंग में तो ये प्रदेश ऐसे रहा होगा पूरा, जब तक इसका प्रादेशिकरण नहीं किया गया था तब तक ये ऐसा रहा होगा, ये था। फिर उसके बाद में आंकड़े इकट्ठे किए गए होंगे कि कहाँ कहाँ तक मक्का बोया जाता है या किस किस क्षेत्र में वीट बोया जाता है।
फिर आंकड़ों के बाद में सीमांकन कर दिया गया और तत्व क्या चुना गया, फसलें। तो यहाँ गेहूं का जहाँ जहाँ तक विस्तार था, समानता थी जिस तत्व की, जहाँ पर वीट ही गेहूं ही बोया जा रहा था, उस प्रदेश को गेहूं प्रदेश बोल दिया गया। और आगे जब देखा गया तो यहाँ तक मक्का का विस्तार था तो इसको मक्का प्रदेश बोल दिया गया। जैसे सेम भाषा का है हमारे, जहाँ जिस जिस क्षेत्र तक जैसे तेलुगु बोली गई या तमिल बोली गई तो वहाँ तक तमिलनाडु का सीमा बना दी गई। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रीजन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा इससे थोड़ा अलग है ये। सीमांकन की विधियाँ सेम है पर इसमें क्या है कि इंटरेक्शन देखा जाता है। कोई भी जो नोड्स हैं हमारे या प्रमुख केंद्र जो हैं, जैसे कोई सिटी है या फिर कोई भी प्रमुख क्षेत्र है, उसके बीच में किसी भी तत्व के इंटरेक्शन देखे जाते हैं। आप सिंपली इसको भी आप देखें कि पहले ये एक प्रदेश यहाँ तक था पूरा, अपने स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक प्रदेश जिसमें शुरू में सीमांकन नहीं किया गया था और एक प्रदेश ऐसा था, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि एक ये सिटी है, जैसे इसको आप अलवर मान लीजिए और ये दिल्ली मान लीजिए और ये आगरा मान लीजिए। अब ये देखा गया कि ये किसी भी आधार पे किए जा सकते हैं, जैसे मिल्क की सप्लाई या दूध की सप्लाई कोई सिटी कहाँ तक कर रहा है, या किसी एयरटेल या कोई भी कंपनी का जो भी मोबाइल टावर है वो कहाँ तक अपनी रेंज प्रोवाइड कर रहा है, या कोई न्यूज़पेपर का देख ले। अपने न्यूज़पेपर का उदाहरण लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए इसको हमने अलवर माना था, इस नोड को, इस पॉइंट को, और अलवर का कोई भी न्यूज़पेपर है वो कहाँ तक अपने न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन करता है, कहाँ तक उसके जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कहाँ तक उसकी रेंज है, वो रेंज हम देखेंगे। और जहाँ तक अंतिम पॉइंट होगा वहाँ तक इस तरह से एक अलवर के उस न्यूज़पेपर का हमने सीमांकन कर दिया कि हाँ, इसमें इंटरेक्शन देखा जाता है। इंटरेक्शन, यहाँ बैठा आदमी कौन सा ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है या ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, तो इसने इसे चुना, इसलिए ये इस प्रदेश में आएगा। फंक्शन के आधार पे, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, वो नहीं चाहता कि वो उत्तर प्रदेश का न्यूज़पेपर पढ़े, तो उसने इसको चुना, और जिस जस्ट इसके पास का था उसने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को चुना। तो इस इंटरेक्शन के आधार पर फंक्शनल रीजन या प्रक्रियात्मक आप उस फंक्शन से ही देख सकते हैं कि उसकी फंक्शन कहाँ तक है, तो उस आधार पर ये चुने जाते हैं। तो जो ए न्यूज़पेपर था अलवर का, उसका हमने देखा। फिर उसके बाद में दिल्ली में मोस्टली लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो द हिंदू का एक उदाहरण ले सकते कि द हिंदू को पढ़ने वाले लोग यहाँ तक थे, तो इस प्रदेश को उस आधार पर यहाँ पर तक बांट दिया गया। और तीसरा जो था वो यूपी का कोई न्यूज़पेपर था, तो उसको जहाँ जहाँ तक उसकी सप्लाई थी वहाँ तक उसको सीमांकित कर दिया गया, और ये इंटरेक्शन है। इसको आप मोबाइल टावर से भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस रेंज तक अपना मोबाइल सर्विस अपनी प्रोवाइड करवा रही है। इससे आप सर्विस सेंटर से भी देख सकते हैं किसी कार की सर्विस सेंटर का विस्तार कहाँ तक है। इस आधार पर, इस फंक्शंस के आधार पर ये रीजन बांटे जाते हैं, और प्लानिंग में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। आजकल इस चीज़ को देखा जाता है, ये थोड़ा मेथड ट्रेडिशनल हो चुका है, और इसमें थोड़े पुरातन विधियों द्वारा इसका सीमांकन होता है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इंटरेक्शन बेस्ड है। तीसरा जो रीजन है वो बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा। ज़्यादातर किताबों में फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन दिए होते हैं, प्रक्रियात्मक, और दूसरा आपका ये औपचारिक रीजन। और कुछ में आपको नियोजन प्रदेश भी मिलेंगे, और 3 प्रदेशों में, और बहुत सी किताबों में आपको परपेचुअल रीजन भी मिलेंगे। हालांकि परपेचुअल का हिंदी में अर्थ निरंतर या लगातार, जो काफ़ी टाइम से चला रहा है, इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये इसे एक तरह से आभासी प्रदेश लिख सकते हैं। एग्जैक्ट मुझे हिंदी में इसका अनुवाद मिला नहीं। इसको आप परपेचुअल सीधा भी लिख सकते हैं, और इसको वर्नाकुलर रीजन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये है। ये किस आधार पर बांटे जाते हैं? ये आधार पे बांटे जाते हैं हमारी परसेप्शन के आधार पे। जैसे हम कोई भी रीजन है, मान लो एक दिल्ली का कोई रीजन देखते हैं,
तो दिल्ली में हम मानते हैं कि जो रिच पीपल रहते हैं वो साउथ दिल्ली में रहते हैं, जो धनाढ्य लोग हैं। और ऐसे ही हम मानते हैं कि जो दिल्ली का नॉर्थ दिल्ली है उसमें, जैसे हम अगर एक एग्जांपल लें मुखर्जी नगर का ही, तो उससे हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ सब फ्यूचर आईएएस रहते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ और लोग भी रहते हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोई दुकानदार भी हैं, तो सभी तो फ्यूचर के आईएएस नहीं हैं। तो इस तरह का हम परसेप्शन मान के चलते हैं। ऐसे ही दक्षिण दिल्ली को ऐसा माना जाता है कि ये बहुत धनाढ्य लोगों का या धनवान लोगों का क्षेत्र है, ये बिजनेस क्लास का है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने परसेप्शन बना रखा है कि ये दक्षिण में धनाढ्य लोग हैं तो सभी धनाढ्य हों, या यहाँ सभी आईएएस हों, या सभी आईएएस की तैयारी कर रहे हों। एक परसेप्शन बेस्ड है, उस परसेप्शन के आधार पर हम पूरे रीजन को बांट देते हैं। आगे एक अच्छा उदाहरण देखेंगे हम इसका, जैसे कि ये भी परपेचुअल रीजन का उदाहरण है कि राजस्थान की यदि बात आती है तो हम दाल बाटी चूरमा ही हमारे दिमाग में आता है कि हम वहाँ जाएंगे तो दाल बाटी चूरमा खाएंगे, बल्कि और व्यंजन भी हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि राजस्थान का मतलब डेजर्ट है, तो ये भी एक परसेप्शन है। उस आधार पे लोग अपने दिमाग में प्रदेशीकरण कर सकते हैं, प्रादेशिकरण की। पूरा राजस्थान जो है वो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें मरुस्थल ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजस्थान में रहते हैं या जिन्होंने राजस्थान का भूगोल पढ़ा है वो जानते हैं कि अरावली से इधर का भाग ही मरुस्थल है और बाकी प्रदेश हरा भरा भी है, और इसमें भी बहुत सा क्षेत्र है वो सिंचाई के कारण हरा भरा है। ऐसे ही पंजाब को हम मानते हैं कि ये काफ़ी धनवान स्टेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग वहाँ धनवान हैं, वहाँ भी पॉवर्टी है, गरीबी है। तो इस तरह से परपेचुअल रीजन में हम दिमाग में हम किसी भी प्रदेश की एक इमेज बना लेते हैं, और जैसे कोई एक रीजन है उसमें हमने एक ऐसे प्रादेशिकरण कर दिया है कि हाँ ये ऐसे लोगों का है, ये बी है वो यहाँ पर इस तरह की भाषा बोली जाती है, इस तरह का रीजन है, सी इस तरह का है, डी इस तरह का है। ये हम एक सामान्यीकरण कर देते हैं, जनरलाइजेशन, जो कि असल में सही नहीं होता है। और यह बिल्कुल भी आंकड़ों पे आधारित नहीं होता है। परपेचुअल रीजन जो हैं, आभासी जो प्रदेश हैं, वो बिल्कुल भी आंकड़ों पे आधारित नहीं होता है, ये हमारी परसेप्शन पे है। और यह प्रादेशिकरण आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, वो हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम उस प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये तो था प्रदेश क्या हैं, प्रदेश के प्रकार हमने आज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रदेश की सीमांकन की विधियाँ। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम प्रदेश की सीमांकन की विधियाँ पढ़ेंगे, किस आधार पर सीमांकन किया जाता है। धन्यवाद।